नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं बरेली के गंगासील अस्पताल में और हमसे मिलने जा रहे हैं डॉक्टर नीरव आनंद सिंह। आप इनकी सलाह हमारे माध्यम से सुनेंगे। हड्डी के बड़े डॉक्टर हैं, स्पाइन सर्जरी भी करते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी में अगर आपको चोट लग जाए तो दिल्ली और लखनऊ जैसे बड़े मेडिकल कॉलेज में जाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि बरेली के गंगासील अस्पताल में डॉक्टर साहब सेवाएं दे रहे हैं। कई बड़े अस्पतालों में सेवाएं देने के बाद बरेली पहुंचे हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर नीरव आनंद सिंह साहब से। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नीरव आनंद सिंह साहब, एमएस ऑर्थोपेडिक, गंगासील अस्पताल बरेली। अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है, उस समय क्या करें, पहला सवाल। दूसरा, बच्चे अक्सर गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, उनकी हड्डियां मजबूत रहें, क्या करें। इन सब मुद्दों पर बात करते हैं डॉक्टर नीरव सिंह। इसके अलावा कोई अन्य सवाल आपके जहन में हो, आपके मस्तिष्क में हो, हमारे दर्शक सुनना है, जानना चाहेंगे, डॉक्टर नीरव आनंद सिंह साहब। जी सर, तो जैसे आपने, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। जैसा कि आपने पहले बोला है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो आजकल धीरे धीरे हमारा जिनका नंबर बढ़ता जा रहा है, और उसमें गंभीर रीढ़ की हड्डी में जो चोट लग जाती है, उसकी वजह से जो कंप्लेंट्स हो सकती हैं वो हो सकता है कि मरीज का पैरों में लकवा मार जाना, अपाहिज हो जाना, और साथ में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी या रीढ़ की हड्डी की चोट अपने सबसे गंभीर बीमारियों में से एक मानी जाती है। इसका मुख्य कारण जो होता है कि रीढ़ की हड्डी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, कि कहा जाता है कि बेसिकली कि एक इंसान उतना ही मजबूत होता है जितनी उसकी रीढ़ की हड्डी। क्योंकि जैसे रोड ट्रिप एक्सीडेंट में होने वाले एक्सीडेंट के बाद में केवल जो हाई वेलोसिटी ट्रॉमा, तेजी से गाड़ियां चल रही हैं, एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूट गई, तो हमारी रीढ़ की हड्डी की जो नस कही जाती है उसका मुख्य जो संरचना ऐसी होती है कि आगे और पीछे की तरफ से वो हड्डियां होती हैं। रीढ़ की हड्डी होती है वो 33 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। आप जो इन हड्डियों का मुख्य काम रीढ़ की हड्डी की नस को प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे ही फ्रैक्चर होता है एक्सीडेंट के बाद में, तो ये हड्डियां बेसिकली अपना स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी नहीं बनी रहती, कि मान के चलिए कि हड्डी जो टूटने के बाद में इसी नस को दबा सकती है। और ये केवल एक्सीडेंट के दौरान ही पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एक्सीडेंट के होने के बाद जैसे हम मरीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मरीज को उठा के बिठाने एम्बुलेंस में ले जाते हैं, उस समय भी हड्डी इतनी अनस्टेबल होती है कि उसमें रीढ़ की हड्डी में होने वाली चोट को बचाया जा सकता है। लेकिन ऐसी चोटें जानकारी ना होने की वजह से, या फिर अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट ना करने की वजह से, या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी या एजुकेशन नहीं होती है, उस वजह से जो मरीज जिसकी पैरों की ताकत बचाई जा सकती है, उस ताकत को भी बेसिकली वो गंवा देता है, क्योंकि हमें एजुकेशन नहीं होती है। तो मेन जो मुख्य कारण है कि हमें जैसे अगर सस्पेक्ट करते हैं कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, तो मरीज को हमें इस तरह से ट्रांसपोर्ट करना होता है जैसे किसी लकड़ी के लट्ठे को, कि कई सारे 4 या 5 लोगों को मिलके मरीज को बिना उसकी हड्डी में, रीढ़ की हड्डी कमर के हिस्से में कोई भी बिना ट्विस्ट लिए हुए उसको एक ऐसे तख्ते पे ट्रांसफर, इसको बेसिकली स्पाइन बोर्ड कहा जाता है, लेकिन स्पाइन बोर्ड की अवेलेबिलिटी ना होने पर एक ऐसे तख्ते पे स्ट्रेट लिटाया जाए और साथ में उसको स्ट्रैप कर दिया जाए, बांध दिया जाए, ताकि अनअवॉइडेबल जो बेसिकली मूवमेंट है उनको प्रिवेंट किया जा सके। अच्छा, इसमें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब चोट गर्दन में लगी हो तो उस समय गर्दन को स्टेबल करना और भी ज़्यादा मुख्य हो जाता है, क्योंकि गर्दन से ही सारी नसें, सारी सप्लाई आपके हाथों की, पैरों की ज़्यादा पूरी जाती है। उस समय गर्दन को भी बेसिकली कॉलर या फिर किसी भी स्ट्रैप के द्वारा बांधा जा सकता है, ताकि होने वाली ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होने वाली इंजरीज को बचाया जा सके। अगर आसपास में एम्बुलेंस अवेलेबल है तो मरीज के साथ में उसको फ्लूइड्स अगर सुविधा अगर कहीं पे भी चढ़ाई जा सकती है, क्योंकि आप कभी कभी प्राइमरी ट्रीटमेंट आप किसी हॉस्पिटल में लेते हैं और उसके बाद में किसी बड़े अस्पताल में आते हैं, तो उस बीच के जो ड्यूरेशन है उसमें मरीज का अगर बीपी लो होता है तो उसमें भी बेसिकली जो होने वाली रीढ़ की हड्डी में होने वाली जो डैमेज है उसको बचाया जा सकता है। बच्चों की बोन मजबूत हो, इसके लिए क्या करें? अच्छा, जैसे कि आजकल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन मानी जाती है कि बच्चे कुछ बहुत ही पिकी ईटर्स होते हैं, खाते पीते नहीं है समय से, दूध नहीं पीना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा हेडेक आज के ज़माने में यही है। और उस समय हड्डियों को मजबूत रखना अपने आप में एक टफ टास्क बन जाता है। तो कहा जाता है कि बच्चों के खाने में कैल्शियम रिच डाइट कैसे दें, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से खाने में कैल्शियम रिच होता है। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, पनीर या दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट अपने आप में कैल्शियम रिच होता है। गाजर काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट एंड कैल्शियम की मात्रा होती है।
और साथ में खून बढ़ाने के लिए चुकंदर जैसी चीज़ें। लेकिन बच्चों को ये सब खिलाना अपने आप में ही बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए सलाह ये दी जाती है कि इन सारे सामग्रियों को यूज़ करते हुए आप ऐसे तो नहीं है बॉल्स या फिर कैसे मीठा इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो इसमें बेसिकली माँ को अपना स्किल्स दिखाते हुए खिलाना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा रोल जो होता है एक्टिविटी का, कि हमारी एक्टिविटी जितनी बच्चों को आज के ज़माने में जैसे स्मार्टफोन्स में हर समय वीडियोस देखते रहते हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए कि बाहर जाके खेलें, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी एक्सरसाइज करें, जिसके अपने आप ही काफ़ी अच्छे लाभ हैं और ये अपनी हड्डियों को मजबूत करने एवं लंबाई को ग्रोथ बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस नाम की क्या बीमारी है, कैसे पहचाने ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है और इसको ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए क्या करें? तो ऑस्टियोपोरोसिस को अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो इसको साइलेंट किलर भी कहा जा सकता है। साइलेंट किलर इसलिए क्योंकि ये बीमारी कब किसको कैसे हो जाती है पता नहीं चलता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब जो कहा जाता है कि आपकी ऑस्टियो मतलब बोन और पोरोसिस मतलब उसमें छेद। तो इसका कहा जाता है हड्डियों की जो संरचना होती है, इस तरह से एक जाली बनी होती है हड्डियों में, और जाली के ऊपर हर जाली के एक छेद पे कैल्शियम के मिनरल्स बैठे होते हैं। समय के साथ साथ में यही जो कैल्शियम जो समय के साथ साथ में धीरे धीरे निकलता रहता है, और स्पेशली महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉजल जब मासिक धर्म बंद हो जाता है उसके बाद में यह देखा गया है कि हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से इस कैल्शियम का बेसिकली आपके हड्डियों में से जो बहाव है बाहर की तरफ होता है, और हमारी जो डेली डाइट होती है उसमें कैल्शियम की रिकमेंडेड मात्रा नहीं मिल पाने के कारण हमें धीरे धीरे हड्डियां हमारी कमज़ोर होती जाती हैं। इसका कारण क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जैसे आप धीरे धीरे एज आपकी बढ़ने लगती है तो उसकी वजह से ये देखा गया है कि हड्डियों में फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ती जाती है, कि ऐसी जैसे मान के राह चलते हुए बेसिकली कहीं झटका लग गया, ऐसी स्थिति में भी फ्रैक्चर होने की संभावना हो सकती है। तो इसीलिए साइलेंट किलर इतनी खराब बीमारी है कि आपको सीधे मल्टीपल फ्रैक्चर्स करा सकती है, और इसीलिए इसका ये प्रिवेंटेबल है कि अगर आपने 40 से 50 की एज में अपने शरीर पे, अपने खान पान पे और नियमित एक्सरसाइज के द्वारा अगर आपने इन सब चीज़ों को ध्यान दिया तो इसको बचा सकता है। दर्शक सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को क्या सलाह, क्या मशवरा, क्या प्रिस्क्रिप्शन बताना चाहेंगे ऐसा कि उनको हड्डियों की समस्याएं ना हो? सबसे इम्पॉर्टेंट है बेसिकली कि अपने पोस्चर को मेंटेन रखें। दूसरा, हमारी जो बेसिकली हर एक एज ग्रुप के लिए एक सलाह है, स्पेशली बच्चों के लिए, कि हाँ ठीक है, केवल फ़ोन पे अपना समय ना बिताएं। माँ बाप, अपने माता पिता उनको प्रमोट करें कि बाहर जाके एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में करें, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी गेम खेल सकते हैं। स्पेशली महिलाओं को 30 से 40 की उम्र होने के बाद में एक बार अपने किसी रेगुलर ऑर्थोपेडिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें, कि जिससे होने वाली बीमारियाँ, आने होने वाली ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से वो बच सके समय अनुसार। और अपने एल्डरलीज के लिए ये सलाह है कि अपने घरों में हर जगह सीढ़ियों या फिर बाथरूम में हैंड ड्रिल जरूर लगवाएं, ताकि अचानक से पैर स्लिप होने जैसे की वजह से टूटने वाली हड्डियां को से बचा जा सके। जानना चाहेंगे आपने मेडिकल कहाँ से एजुकेशन ली, प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से ली और किन किन अस्पतालों में सेवाएं देने के बाद अब यहाँ पहुँचे हैं डॉक्टर नीरव आनंद सिंह? थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेसिकली बरेली का रहने वाला हूँ। जनरल से अपनी 12th करने के बाद में एंट्रेंस के द्वारा मैं बेसिकली सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में MBBS करने के बाद मैंने दिल्ली में गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज से अपनी MS ऑर्थो की डिग्री ली। उसके बाद में आई वाज ए सीनियर रेजिडेंट इन KGMC लखनऊ, एंड उसके बाद में फिर मैंने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से DNB डिग्री लेने के बाद में मैंने स्पाइन सर्जरी में FNB स्पाइन सर्जरी गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर, जो मक्का ऑफ ऑर्थोपेडिक्स कहा जाता है, वहाँ से अपनी डिग्रीज लेने के बाद में मैं पिछले 6 महीने से गंगाशील हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ।